विश्व की 3 प्रमुख प्राचीन सभ्यताओं में से एक मानी जाती है सिंधु घाटी की सभ्यता, जो सबसे अधिक व्यापक और चर्चित रही। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त मुदिता और आप सभी का हार्दिक स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। भारतीय कला एवं संस्कृति के लिए हमने क्लास 11th की फाइन आर्ट्स की बुक की एक श्रृंखला प्रारंभ की थी, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 यानी कि सिंधु घाटी की कलाएं। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। परिचय। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि हम एनसीईआरटी का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, सिंधु घाटी की कलाएं पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड समझाना होगा, तभी आपको पिक्चर क्लियर होगी। सिंधु घाटी सभ्यता आपने एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा, यानी प्राचीन काल इतिहास में पढ़ा होगा। वहाँ पे हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, कलाओं के बारे में पढ़ रहे हैं कि क्या कला और संस्कृति थी। जैसे हमने पिछले चैप्टर में प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ा था कि वहाँ रॉक पेंटिंग होती थी, ठीक है। इसी तरह मौर्य काल में अलग अलग समय काल में क्या क्या कलाएं विकसित हुई, हम उसके बारे में पढ़ते हैं कला और संस्कृति में। सिंधु घाटी, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है। अगर आप बात करें भारत के इतिहास को, तो हम सिंधु घाटी को टाइमलाइन बना के वहाँ से बताते हैं, जिसको आप हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सिंधु नदी की घाटी में कला का उद्भव ईसा पूर्व 3री शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। और इस सभ्यता में हमें पाई क्या चीज़ें गई थी, इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं, उनमें प्रतिमाएं, मोहरे, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ, ये वस्तुएं हमें मिलती हैं और इन्हीं का अध्ययन करके हमें पता चलता है कि क्या कला शैली थी। तो उनमें क्या क्या चीज़ें हो गई, प्रतिमाएं हो गई, और प्रतिमाएं भी 3 तरह की हमें मिली हैं, ठीक है। जो प्रतिमाएं मिली हैं वो हमें धातुओं की भी मिली हैं, मिट्टी की भी मिली हैं और पत्थर की भी मिली हैं। इसके अलावा हमें मोहरें मिली हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, आभूषण मिले हैं और पकी हुई मिट्टी की, मतलब पहले मिट्टी से बनाया गया फिर उसे पकाकर उस तरह की भी मूर्तियाँ मिली हैं। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन है इसका, और इसमें और हम इसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि पत्थर की मूर्ति कैसे बनाते थे, मिट्टी की मूर्ति कैसे बनाते थे, धातु की मूर्ति कैसे बनाते थे, ठीक है, उनके लिए क्या क्या उपयोग करते थे वस्तुएं। यही सारा पढ़ना हमारा इस चैप्टर में इंक्लूड है। अब हम देख लेते हैं कि सिंधु घाटी के स्थान क्या थे। अगर आप बात करें सिंधु घाटी के स्थान, तो भारत का उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र आता है वो सारा आता है आपका सिंधु घाटी में। उत्तर पश्चिम क्षेत्र आपका सारा आता है सिंधु घाटी में, ठीक है। तो जो ये वाला रीजन है ये आप देख सकते हैं। अगर वर्तमान समय में बात करें तो वर्तमान का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, ये सारी जो लोकेशंस है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ इंडिया का। अगर आप देखेंगे तो ये सारे स्थल आते हैं। ये है पाकिस्तान, यहाँ पे पड़ता है आपका मोहनजोदड़ो, यहाँ पड़ता है हड़प्पा, कालीबंगा, ये हमारा गुजरात वाला, राजस्थान वाला, ये सारा जो एरिया है ये पूरा इंक्लूड होता है। तो अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं या उसकी कला और संस्कृति को दिखा रहे हैं, तो आप ये मैप ड्रॉ कर सकते हैं। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मैप में आप दर्शाइए वो जगह जहाँ से तांबे का कुत्ता पाया गया, जहाँ से ये वस्तु पाई गई, तो यहीं से पूछा जाता है, एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। आपको ये दिखाना पड़ेगा, इसलिए आपको ये मैप बनाना और ध्यान भी रखना ज़रूरी है। चलते हैं अब इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। उस समय के कलाकारों द्वारा बनाई गई मनुष्यों तथा पशुओं की मूर्तियाँ स्वाभाविक किस्म की थी। स्वाभाविक किस्म की थी क्योंकि उनके अंगों की बनावट असली अंगों जैसी थी। इसका मतलब ये है कि जितनी भी वस्तुएं बनाई गई, चाहे वो कुत्तों और जानवरों की मूर्तियां हो चाहे इंसानों की हो, वो इतनी अच्छी तरीके से बनाई गई, इतनी 3D स्ट्रक्चर में बनाई गई कि असली इंसान, मतलब कंपैरिजन आप करेंगे तो एक एक बारीकी से चीज़ें बनाई गई, बिल्कुल असली अंगों जैसे ही उनके अंग दर्शाए गए। अगर इसको आप कंपैरिजन यानी तुलना करेंगे प्राग ऐतिहासिक टाइम से, जहाँ पे वो लोग रॉक पेंटिंग करते थे, वहाँ पे केवल सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाते थे, एक छड़ी जैसा मनुष्य बना देते थे, ठीक है, मतलब वो सिर्फ सिंबल बनाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ एक सभ्यता विकसित हो चुकी थी और बहुत ही अच्छी ये लोग पेंटिंग या मूर्तियाँ सारी चीज़ें बनाते थे जो बिल्कुल वास्तविक लगती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक नगर हैं, जो बहुत ही फेमस हैं। हड़प्पा, कई बार तो सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता भी दे दी जाती है, क्योंकि इस स्थल की खोज हुई थी, तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो पे तो पिक्चर भी बनाई गई, अगर आपको याद होगा तो। हड़प्पा उत्तर में और मोहनजोदड़ो दक्षिण में सिंधु नदी के तट पर बसे हुए थे। ये दोनों नगर सुंदर नगर नियोजन के प्राचीनतम उदाहरण हैं। तो मैंने अभी आपको मैप में दिखाया कि इस तरीके
तरीके से जो सिंधु नदी है यहाँ पे आता है आपका हड़प्पा और यहाँ पे आता है मोहनजोदड़ो। यानी हड़प्पा थोड़ा हमारा ये कश्मीर के साइड में आता है, मोहनजोदड़ो पूरा ये इस साइड में, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारा उत्तर में और ये आ जाता है दक्षिण में। ये अगर हम सिंधु नदी के तट पर बात करें तो ये इनकी लोकेशन हो जाती है। और अगर नगर नियोजन की बात करें तो ये दोनों नगर नियोजन में इतने अच्छे थे, मतलब प्राचीन समय में अगर नगर नियोजन की बात करें तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का उदाहरण दिया जाता है। कई बार आज भी ऐसी कॉलोनियाँ दी जाती हैं जहाँ पे आज भी पानी निकासी की व्यवस्था सही नहीं होती, लेकिन मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में बात करें तो इतनी अच्छी, मतलब उन्होंने बनाया था लोगों को रहने के, सारे एक तरीके के घर बनाए थे, नाली की व्यवस्था की थी, ठीक है। 90 डिग्री पे जो कोड़ काटती थी, इस तरीके से हर गली से नाली निकलती थी जो रोड पे जाके मिलती थी। इतना सुंदर स्ट्रक्चर बनाया था कि लोग हैरान होते हैं कि इतने प्राचीन समय में इतनी विकसित शैली कैसे बनाई थी। इन नगरों में रहने के मकान, बाजार, भंडार घर, कार्यालय, सार्वजनिक स्नानागार आदि अत्यंत व्यवस्थित रूप से बनाए गए। और हमें यहाँ पे मिलते क्या क्या है, मकान मिलते हैं। मकान हमें छोटे भी मिलते हैं, बड़े भी मिलते हैं, कुछ कमरों वाले भी और बहुत सारे कमरों वाले भी, जिससे दिखाता है कि हो सकता है कोई समृद्ध हो, कोई कम धनी हो। इसके अलावा भंडार गृह, वहाँ पे लोग अपने खाने पीने की वस्तुएं स्टोर करके रखते थे। हो सकता है पूरे शहर के लिए वहाँ पे चीज़ें स्टोर करके रखी जाती हों कि कोई आपातकाल स्थिति में उसका प्रयोग किया जाए। इसके अलावा हमें एक सार्वजनिक स्नानागार मिला है। सार्वजनिक स्नानागार मतलब एक ऐसा प्लेस जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ नहा सकते थे। हो सकता है ये किसी धार्मिक स्थल के स्थान पे हो, या फिर जब लोग समारोह में इकट्ठा होते हो तो यहाँ पे साथ मिलकर स्नानागार करते हो। इन नगरों में जल निकासी की व्यवस्था बहुत ही विकसित थी। वही मैंने कहा कि यहाँ पे अगर पानी निकलने की व्यवस्था की गई थी, घरों से निकलने के लिए नालियाँ बनाई गई थी, बहुत ही सुनियोजित तरीके से, मतलब पूरा वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर बनाया गया था। अब बात करते हैं सिंधु घाटी वर्तमान स्थल और स्थान। कुछ स्थल और स्थान है जो बार बार पूछे जाते हैं। मैंने अभी आपको ये मैप में दिखाया, इसके साथ आपको ये टेबल फॉर्म में भी यहाँ पे बना रखा है। ये है स्थल और ये है स्थान। ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या लिख के रख लें, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें आगे आने वाली भी कुछ चीज़ें हैं, वो भी आप नोट डाउन करें क्योंकि ये हमेशा पूछा जाता है। जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये स्थल हैं, सबसे प्राचीनतम नगर हैं और सुव्यवस्थित हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? पाकिस्तान में पाए जाते हैं, वर्तमान पाकिस्तान में पाए जाते हैं, ठीक है। लोथल और धोलावीरा ये कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में पाए जाते हैं। आप इसको कैसे याद रखते हैं? लोथल, धोलावीरा, लो ढोल, ठीक है, लो ढोल कहाँ पे होगा? गुजरात में होगा। राखी गढ़ी, राखी किसको बांधना है? हरियाणा, राखी हरियाणा, ठीक है, राखी हरियाणा, रा और फिर इसमें हा और रा, ठीक है। रोपड़ पंजाब, रोपड़ कहाँ पे है? पंजाब में। और कालीबंगा राजस्थान में। तो रोपड़ आप पंजाब में इस तरीके से याद रख सकते हैं कि पंजाब में खेती बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और खेती होती है तो फसलों में क्या होता है? रोपड़ किया जाता है, मतलब कि फसल कुछ हो जाती है, कुछ थोड़ी इंच बढ़ जाती है, फिर उसे निकाल के खेतों में पानी भरा जाता है, दोबारा निकाल के लगाया जाता है, ठीक है। तो वो खेती से रिलेटेड टर्म है, तो आप इससे जोड़कर याद रख सकते हैं कि पंजाब में खेती अधिक होती है तो वहाँ पे रोपड़। राखीगढ़ी हरियाणा और कालीबंगा राजस्थान। इस तरीके से आप इसे टेबल को हमेशा याद रखें क्योंकि हमेशा पूछा जाता है कि लोथल कहाँ पाया जाता है, या गुजरात में कौन सा प्राचीनतम स्थल पाया जाता है, हरियाणा में कौन सा पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद इनमें आगे कुछ विशेष वस्तुएं मिली हैं, वो भी आप नोट डाउन करें कि क्या चीज़ कहाँ मिली है, तो आपको ध्यान रखना बहुत ही आसान हो जाएगा। पत्थर की मूर्तियाँ। अब हम ये देखेंगे कि पत्थर की मूर्तियाँ सिंधु घाटी के लोग किस तरीके से बनाते थे, क्योंकि सिंधु घाटी के लोग पत्थर की भी बनाते थे, मिट्टी की भी बनाते थे और धातु की भी बनाते थे। तो एक एक की विशेषताएं देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं पत्थर की मूर्तियाँ। हड़प्पा स्थल पर पाई गई मूर्तियाँ भले ही वे पत्थर, कांसे, मिट्टी की बनी हो, मैंने बताया आपको पत्थर से भी बनाई जाती थी, कांसे से धातु होता है, ठीक है, ब्रॉन्ज, और साथ में मिट्टी की भी बनाई जाती थी। बहुत अधिक नहीं है पर कला की दृष्टि से उच्च कोटि के हैं। अगर नंबर्स में बात करें तो इनकी संख्या बहुत नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मिली हैं, पर जितनी हमें मिलती हैं वो उच्च कोटि की मिलती हैं। ऐसी मिलती हैं कि आज भी कलाकार देखकर उससे चकित रहते हैं कि किस तरीके से इनका निर्माण किया गया होगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई पत्थर की मूर्तियाँ त्रिआयामी
वस्तुएं बनाने का उत्कृष्ट उदाहरण है। त्रिआयामी मतलब 3D स्ट्रक्चर। 3D स्ट्रक्चर बनाने के लिए अगर बात करें तो बहुत ही अच्छा हमें एग्जाम्पल मिलता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से। ये जो पिक्चर दिखाई गई है आपको, ये पत्थर की मूर्ति है। पत्थर से कैसे बनाते थे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे कीमती पत्थर भी होते हैं, अलग अलग तरह के पत्थर होते हैं, उनको वो लेके और पत्थर को काट काट कर मूर्ति निर्माण किया जाता था। मतलब छेनी हथौड़े और उनके पास जो औजार हो उसकी मदद से उसको काट काट कर और फिर उसमें बारीकी दी जाती थी। मतलब पत्थर को काट कर मूर्ति बनाना आप समझ सकते हैं कितना डिफिकल्ट होगा। इसके बाद हम इसकी कुछ विशेषता देखते हैं। पत्थर की मूर्तियों में दो पुरुष प्रतिमाएं बहुचर्चित है। दो ऐसे पुरुष की प्रतिमाएं मिलती हैं जो काफ़ी चर्चा में हैं, जिनमें से एक पुरुष धड़ है जो लाल चूना पत्थर का बना है, लाल चूना पत्थर से बनाया गया है, और दूसरी दाढ़ी वाले पुरुष की आवाक्ष मूर्ति है जो सेल खड़ी से बनी है। जो मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको इमेज दिखाई वही इसी की बात की जा रही है, दाढ़ी वाले पुरुष की आवाक्ष मूर्ति। ये है क्या कि एक पुरुष की मूर्ति है जिसको धार्मिक से जोड़ा जाता है कि शायद ये किसी देवता की हो या फिर शायद ये किसी धर्म गुरु की हो, इस तरीके से इसको माना जाता है। और इसकी विशेषता बताई गई है, दाढ़ी वाले पुरुष को एक धार्मिक व्यक्ति माना जाता है कि हो सकता है उसे गुरु मानते हो या कोई धर्म पुरुष मानते हो, इसलिए उनको इस तरीके से उनकी मूर्ति बनाई गई है। जैसे आज भी देखते हैं आप देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती हैं, इसी तरीके से हो सकता है उन्हें वो अपने कस्बे का, अपने किसी भी चीज़ का वो धर्म गुरु मानते हो। इस आवक्ष मूर्ति को शॉल ओढ़े दिखाया गया है, और उस मूर्ति में जो मूर्ति बनाई गई है वो पत्थर की। आप सोचिए ये एक पत्थर है, पत्थर को काट काट कर एक शेप दी गई, मूर्ति बनाई गई, फिर उसके पूरे कपड़े गहने सब चीज़ को पत्थर से ही नक्काशी कर करके काट छीन के बनाया गया है, दिखाया गया है। शॉल बाएं कंधे से ऊपर और दाहिने भुजा के नीचे की ओर डाली गई है। ठीक है, अगर आप दाया बाया नहीं समझते हैं तो दाया मीन्स होता है राइट, ठीक है, दाया मीन्स होता है राइट और बाया मीन्स होता है लेफ्ट। शॉल बाएं कंधे से यानी कि लेफ्ट कंधे से ऊपर, यानी जो लेफ्ट कंधा होता है वहाँ ऊपर जैसे साड़ी डालते हैं, और दाहिने कंधे से नीचे की ओर एक शॉल ओढ़े दिखाया है। और शॉल त्रिफुलिया नमूने बने हैं शॉल पे कैसे नमूने बने हैं? त्रिफुलिया का मतलब क्या होता है कि तीन फूलों का स्ट्रक्चर, जैसे कि इस तरीके से आप बेल बनाते हैं ना तीन तीन फूलों की, इसको बोलते हैं त्रिफुलिया। आंखें कुछ लंबी और ज़्यादा कुछ बंद दिखाई देती हैं, मानो वे पुरुष ध्यान अवस्था में हो। मतलब जो उनकी आंखें दिखाई गई हैं पूरी खुली नहीं दिखाई गई हैं, थोड़ी खुली है थोड़ी बंद है, जैसे कि वो ध्यान मुद्रा में हो। नाक सुंदर बनी है और होंठ कुछ आगे निकले हुए हैं जिनके बीच में रेखा है। ठीक है, और जो उनकी नाक है वो नाक भी सुंदर बनाई गई है। ये सारा पत्थर से काम किया गया है। और होंठ कुछ आगे निकले हुए, मतलब वो एक शांत मुद्रा में है, एक शांत चित्त मुद्रा में, ध्यान की मुद्रा में दर्शाया गया है। दाढ़ी मूछ और गलमुच्छे चेहरे पर उभरी हुई दिखाई देती है। गलमुच्छा चेहरा मतलब भरा भरा सा जो चेहरा है, उस पे जो दाढ़ी मूछ है वो और अच्छी दिखती है, सामने उभर के आती है। कान सीप जैसे दिखाए गए और उनके बीच में छेद हैं। कान को सीप जैसा दिखाया गया है। बालों को बीच की मांग के द्वारा दो हिस्सों में बांटा गया है। मतलब अगर उनको बाल भी दर्शाए गए हैं और बालों को इस तरीके से दो भागों में बांटा हो गया है। सिर के चारों ओर एक सादा बना हुआ फीता बांधा हुआ है। फीता मतलब होता है रिब्बन, रिब्बन से सर के चारों ओर इस तरीके से बांधा गया है। दाहिनी भुजा पर एक बाजू बंद है। ठीक है, राइट भुजा पर एक बाजू बंद बनाया गया है, और गर्दन के चारों ओर छोटे छोटे छेद बने हैं जिससे लगता है कि वो हार पहने हुए हैं। गले में इस तरीके से हार पहनते हैं तो हार ना पहनाकर हल्के हल्के से यहाँ पे छेनी से छेद कर दिए गए हैं, जिससे ये दर्शाता है कि उन्होंने माला धारण की हुई है। तो आप दोबारा अगर इस इमेज को डीप में देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि देखिए बाल उनके किस तरीके से टू पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं, आंखें थोड़ी खुली हैं थोड़ी बंद हैं। ठीक है, इस तरीके से उनके चेहरे पे दाढ़ी मूछ दिखाई गई है, कान दिखाए गए हैं। ये इनकी शॉल है जिसपे तीन फूल का स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस हाथ पे बाजूबंद पहना हुआ है राइट में, और ये छोटे छोटे जो छेद दिखाए गए हैं ये क्या दर्शाते हैं? ये दर्शाते हैं कि उन्होंने माला धारण की हुई है। और ये पूरा बारीकी का काम जो किया गया है, ये सारा काम किया गया है पत्थर से ही स्ट्रक्चर को इतना अच्छी नक्काशी करके बनाई गई है। और ऐसी पत्थर की कई मूर्तियां हमें सिंधु घाटी और मोहनजोदड़ो से मिलती हैं।
कांसे की ढलाई, पत्थर की मूर्ति की बात हो गई। अब बात करते हैं धातु की मूर्ति। तो अगर आप धातु की मूर्ति की बात करें तो सिंधु घाटी और मोहनजोदड़ो से जो हमें बेस्ट सबसे अच्छा वर्क मिला है वो मिला है हमें कांसे की मूर्तियों का। यानी कि जो धातुएं से मूर्ति बनाई जाती थी उसमें वो लोग बहुत ही महान थे, बहुत ही उत्कृष्ट कलाकार थे, जिनकी कलाएं काफ़ी ही बहुत ज़्यादा विकसित थी और काफ़ी अच्छी हमें कलाएं वहाँ से मिलती हैं। तो हड़प्पा के लोग कांसे की ढलाई बड़े पैमाने पर करते थे और इस काम में प्रवीण थे, मतलब वो अपने काम में बहुत ज़्यादा प्रवीण थे। इसकी कांच से मूर्तियाँ कांसे को ढालकर बनाई जाती थी, मतलब जो ब्रॉन्ज होता है और ब्रॉन्ज के अलावा और भी धातु है जैसे तांबा, ठीक है, इनका प्रयोग कर कर वो मूर्तियाँ बनाते थे और उनकी जो कलाकारी थी वो सबसे अच्छी कांसे की होती थी। अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो सबसे बेस्ट हमें धातुएं की यानी कांसे की मिलती हैं, उसके बाद हमें पत्थर की मिलती हैं और उसके बाद हमें मिट्टी की मिलती हैं। मतलब अगर क्वालिटी की बात करें तो सबसे अच्छी कांसे में है, फिर पत्थर में है और फिर मिट्टी में है, क्योंकि मिट्टी में उतनी अच्छी तरीके से बनावट नहीं बन पाती थी। कांसे की मूर्ति बनाने की प्रक्रिया। अब कांसे की मूर्ति बनाते कैसे थे कि जो आप धातु है, धातु को पिघलाकर मूर्ति बनानी होती थी तो इतनी ज़्यादा बारीकी से किस प्रकार बनाते थे कि वो बन जाती थी। तो इसको आपको समझने के लिए थोड़ा देखना पड़ेगा। इसकी एक टेक्निक होती है जिसका प्रयोग आज भी बहुत सारे स्थानों पर भारत में मूर्ति कला के लिए किया जाता है। इस तकनीक के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा या मूर्ति बनाई जाती थी। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीपकर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। एक आपने मूर्ति बनाई, ठीक है, उस मूर्ति को किससे बताया, मोम से बनाया, ठीक है, जो मोम होता है मोम से बनाया और उसके ऊपर एक आवरण चढ़ा दिया, मतलब मिट्टी, चिकनी मिट्टी का लेप लगा दिया। पहले मूर्ति बनाई, एक स्ट्रक्चर बनाया, उसको चिकनी मिट्टी से पूरा उसके ऊपर लेप लगा दिया। जब वे पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था और उसे मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद कर कर बनाकर छेद के रास्ते पिघला हुआ मोम बाहर निकाल दिया जाता था। अब ये जब मिट्टी सूख जाती है, जैसे धूप में सुखा देते हैं, तब मिट्टी में ही थोड़ा सा कहीं से छेद कर दिया जाता था नीचे की ओर, जहाँ से जब ठंडा हो जाता, गर्म करने पे अब मोम क्या होगा, सारा मोम बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और अब ये किसका स्ट्रक्चर, ये एक खाली स्ट्रक्चर रह जाएगा, ठीक है, और किसका रह जाएगा, मिट्टी का। जो मूर्ति है अब वो किसकी हो गई, मिट्टी की हो गई और अंदर से खोखली हो गई, पूरा मोम बाहर निकल गया। अब जहाँ से ये मोम बाहर निकला है वहीं से धातु भरी जाती थी, जो पिघला हुआ धातु था, ठीक है, मिट्टी के आवरण एक छोटे छेद से बनाकर बाहर निकाल दिया था और इसके बाद चिकनी में जो पिघला हुआ धातु था, पिघला हुआ धातु उसी रास्ते भर दिया जाता था। अब उसके बाद फिर से सुखाया जाता था। जब धातु ठंडा होता था तो धातु अंदर से मूर्ति का शेप ले लेता था और सूखने के बाद अब इस मिट्टी के आवरण को वहाँ से हटा दिया जाता था, ठीक है। तो पहले मोम की मूर्ति बनाई, उसके ऊपर मिट्टी का आवरण लगाया, फिर आवरण को सूखने के बाद मोम बाहर से निकाल दी, उसमें धातु भरी। जब धातु ठंडी हो गई तो मिट्टी को बाहर से हटा दिया गया। जब धातु ठंडी हो जाए, ठोस हो जाती थी, तो चिकनी मिट्टी के आवरण को हटा दिया। अब जो हमें निकल के पीस मिलता था वो होता था मास्टर पीस मूर्ति का, जो बनाना होता था जिस भी धातु का, उस धातु का हमें मास्टर पीस मिल जाता था। और ये शैली आज भी प्रयोग की जाती है भारत में कई स्थानों पर, बहुत ही अच्छी शैली है। अगर आप इसको एक टेबल मतलब फ्लो चार्ट की फॉर्म में याद रखना चाहें तो भी आप इस तरीके से याद रख सकते हैं और इसको बना भी सकते हैं अपने याद रखने के लिए एग्ज़ाम में। सबसे पहले बनाई जाती है मोम की मूर्ति, उसके बाद उसके ऊपर चिकनी मिट्टी का आवरण लगाया जाता है, ठीक है। और जब मिट्टी ठंडा हो जाता है तो मिट्टी को एक छेद के रास्ते वहाँ से सारा मोम जो है पिघल के बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद फिर उसी में मिट्टी का जो अब सांचा रह गया अंदर से, तो वो होल वाला होगा ना, उसमें धातु भरी जाती है और जब धातु ठंडी हो जाए तो मिट्टी के आवरण को हटा दिया जाता है। यानी 3 स्टेप में होता है और बाद में हमें धातु की इस तरीके की मूर्ति मिलती है। अगर ये आप इस मूर्ति की बात करें तो ये एक नर्तकी की मूर्ति है, ठीक है, एक डांसर की मूर्ति है जो धातु की है और ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, बहुत ही सुंदर कला से बनाई गई है। ये एक नर्तकी है जिसका हाथ कमर पे रखे हुए, जूड़ा बांधे हुए, गहने धारण किए हुए इसको दर्शाया गया है। और कई बार प्रश्न पूछा जाता है नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कांसे की मूर्ति या धातु की मूर्ति का, हमारा प्राचीन काल का। कांस्य में मनुष्यों और जानवरों दोनों की मूर्तियां बनाई गई हैं। मानव मूर्तियां का सर्वोत्तम नमूना एक लड़की की मूर्ति जिसे नर्तकी के रूप में जाना जाता है। वही मैंने कहा कि नर्तकी की मूर्ति के बारे में बताया जाता है बार बार
वो है सर्वोत्तम। और ऐसा नहीं है कि जो कांसे की मूर्ति बनती थी वो केवल इंसानों की बनती थी, इंसानों की भी बनती थी और जानवरों की भी बनती थी, और बहुत ही उच्च कोटि की बनती थी। कांसे की बनी हुई जानवरों की मूर्तियों में अगर बात करें आप, तो भैंसे, बकरी की मूर्तियां विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अगर बात करें भैंसे की, तो भैंस का सिर और कमर ऊंची उठी दिखाई है, मतलब जो जानवर है उसका सर और कमर थोड़ा ऊंचा सा उठा हुआ दिखाया गया है, ठीक है। और जो उसके सींग हैं वो फैले हुए दिखाए गए हैं। इस तरीके से भैंस को बनाया गया है। लोथल की बात करें तो लोथल में पाया गया है तांबे का कुत्ता। मैंने अभी आपको बताया था कि लोथल कहाँ मिलता है, लोथल गुजरात में है, ठीक है, लोथल धोलावीरा। लोथल में पाया गया तांबे का कुत्ता और पक्षी, तथा कालीबंगा में पाई गई। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि लोथल में क्या पाया गया था तांबे का, तो लोथल में तांबे का कुत्ता और पक्षी पाए गए हैं। अगर आप ये भी पूछ सकते हैं कि तांबे का कुत्ता और पक्षी कहाँ पाया गया है, लोथल में पाया गया है, ठीक है। कालीबंगा में पाई गई सांड की कांस्य मूर्ति। और इसके अलावा जानवरों में और कहाँ पाई गई है, कालीबंगा में पाई गई है सांड की कांस्य मूर्ति पाई गई है। और अगर इनकी बात करें तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो मानव मूर्तियां पाई गई हैं उनसे किसी भी प्रकार से ये कम नहीं है। आप जानवर की मूर्ति की, नृत्यकी की, या किसी की भी जो धातु की मूर्तियां बनाई गई हैं, कोई भी कला में एक दूसरे से कम नहीं है, काफ़ी उच्च कोटि की हैं। मृद मूर्तियाँ या फिर टेराकोटा। अब मृद मूर्तियाँ क्या होती हैं, मृद मूर्तियाँ मतलब होता है मिट्टी से बनी हुई मूर्तियाँ, जिसे आप टेराकोटा के नाम से भी जानते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। सिंधु घाटी के लोग मिट्टी की मूर्तियाँ भी बनाते थे, लेकिन वे पत्थर और कांसे की मूर्तियाँ जितनी बढ़िया नहीं होती थी। तो अगर आप बात करें कांसे की, यानी जो धातु की और पत्थर की मूर्तियाँ बनती थी, उसमें बारीकी यानी फाइन बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता था, लेकिन मिट्टी की मूर्तियों में नहीं किया जा सकता था, क्योंकि मिट्टी की कच्ची होती थी, उसको में ज़्यादा ठोक पीट नहीं किया जा सकता था, तो उतनी अच्छी नहीं बनती थी मिट्टी की मूर्तियाँ। सिंधु घाटी की मूर्तियों में मातृ देवी की प्रतिमाएं अधिक उल्लेखनीय हैं। मातृ देवी क्या है, जैसे छोटी छोटी मूर्तियाँ मिलती थी, जिसे एक किसी देवी से डोनेट किया जाता था, और वैसी मूर्तियाँ कई स्थलों पर पाई गई हैं, तो ऐसा माना जाता था कि हो सकता है ये कोई देवी हो, इनकी पूजा की जा सकती हो। जैसे ये दिखाई गई हैं, ये भी क्या है, मूर्तियाँ। इसके अलावा क्या था, देवताओं की भी, हाथी घोड़े को भी मिट्टी से बनाया जाता था, तो ये पूरा मिट्टी का बनाया हुआ है। साथ में ही कालीबंगा और लोथल में पाई गई नारी मूर्तियाँ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई मातृ देवी की मूर्तियों से बहुत ही अलग हैं। तो कालीबंगा और लोथल भी हमारे प्राचीनतम स्थल है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही मैप में दिखाया। तो उन स्थलों पर जो मातृ देवी की मूर्ति पाई गई हैं, वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई मातृ देवी की मूर्तियों से काफ़ी अलग तरह की हैं। हो सकता है उनका कल्चर अलग हो, या स्थान की वजह से, या बनाने की तकनीक की वजह से अलग अलग खूबियाँ दर्शाई जाती हों, पर मातृ देवी की मूर्तियाँ हर स्थल पर बहुतायत संख्या में पाई गई हैं। मिट्टी की बनी मूर्तियों की अगर आप विशेषता देखेंगे, तो मिट्टी की मूर्तियों में कुछ दाढ़ी मूंछ वाले पुरुषों को भी छोटी छोटी मूर्तियां पाई गई हैं। मतलब मातृ देवी के साथ साथ पुरुषों की भी मूर्तियां पाई गई हैं जिनके बाल गुथे हुए हैं। मतलब ऐसे पुरुष जिनके बाल गुथे हुए हैं, मतलब बाल लंबे हैं और गुथे हुए हैं, मतलब आप समझ सकते हैं चोटी बना रखी है, जो एकदम सीधे खड़े हैं, टांगे थोड़ी चौड़ी हैं, और भुजाएं शरीर के समानांतर नीचे की ओर लटकी हैं। मतलब एक सीधे खड़े हुए पुरुष बनाए गए हैं जिनके दाढ़ी मूंछ है, हाथ नीचे की ओर लटके हैं, ठीक है। और इनको क्या कहा जाता है, ऐसे इनको माना जाता है कि ये भी शायद कोई देवता हो या फिर कोई दिव्य पुरुष हो। ऐसे ही मुद्रा में मूर्तियाँ बार बार पाई गई हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि यह किसी देवता की मूर्ति है। जैसे हर स्थान पे जो मूर्तियाँ पाई जाती हैं, तो वो यही डोनेट करता है कि वो देवी या देवता माने जाते होंगे, जो हर घर में रखे जाते होंगे, या फिर हर स्थान पर पाए जाते होंगे, जिन्हें लोग पूजते होंगे, ठीक है। इस तरीके से माना जाता है। एक सींग वाले देवता का मिट्टी का बना मुखौटा भी मिला है। मुखौटा मतलब कि उनका एक सींग हो, इस तरीके से उसको दर्शाया गया है, वो भी मिट्टी से मिला गया है, जो दर्शाता है कि शायद वो देवता का हो। इसके अलावा मिट्टी की बनी पहिएदार गाड़ियाँ, ठीक है, पहिएदार गाड़ियाँ मिट्टी से बनाई गई हैं। छड़ के पशु पक्षियों की आकृतियाँ, सीटियाँ, खेलने के पासे, चक्रियाँ, ठीक है, खेल खिलौने, हाथी घोड़े, ये सारे भी चीज़ें मिट्टी से बने हुए बहुतायत संख्या में पाए गए हैं। इसके बाद बात करते हैं हम अगले की।
बात करते हैं मुद्राएं की। तो अगर भाई मुद्राओं की बात करें तो मुद्राएं कोई भी वर्ष काल हो या कोई भी कार्यकाल हो, सब में मुद्राएं काफ़ी ही प्रचलित रहती हैं। अगर आप वर्तमान समय में भी देख लें तो मुद्रा का काम क्या होता है ये आप सबको पता है। वाणिज्य के लिए, व्यापार के लिए, लेन देन के लिए मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। और कई बार जैसे अलग अलग समय काल में आप देखेंगे, मौर्य काल में, अलग अलग काल में देखेंगे तो राजा मुद्राएं छपाते थे अपने काल को पहचान के लिए, अपने टाइम पीरियड को, अपनी चीज़ों को उस पर दर्शाते थे, प्रिंट करवाते थे। तो हम बात करें सिंधु घाटी की मुद्राओं की या मोहरों की। पुरातत्वविदों को हजारों की संख्या में मोहरें मिली हैं जो आमतौर पर सेल खड़ी और कभी कभी गोमेद, चकमक, पत्थर, तांबा, कांस्य और मिट्टी से बनाई जाती थी। मतलब जो मुद्राएं बनाई जाती थी वो कीमती पत्थरों से, धातु से या मिट्टी से बनाई जाती थी और उन पर चीज़ें कुरेदी जाती थी, मतलब और चीज़ें भी डेकोरेट की जाती थी। उन पर एक सींग वाला सांड, गैंडा, बाघ, हाथी, जंगली भैंसा, बकरी आदि पशुओं की सुंदर आकृतियां बनाई जाती थी। मतलब एक ये हो गई मुद्रा। धातु, ज़्यादातर जो मुद्रा होती थी वो धातु और पत्थर को मिलाकर बनाई जाती थी या फिर मिक्सचर से या फिर अलग अलग तरीके से भी। और ज़्यादातर चौकोर होती थी। चौकोर में आप वर्गाकार और आयताकार समझ सकते हैं, ठीक है, यानी स्क्वायर या रेक्टेंगल। और उस पर चित्र बनाए जाते थे जानवरों के। हो सकता है वो भी उनका भी उसमें कोई अर्थ हो, कुछ संकेत हो जो वो दर्शाते थे। अगर आप बात करें सेल खड़ी की, तो सेल खड़ी एक सफ़ेद रंग का पत्थर होता है जो रत्न है और काफ़ी कीमती होता है और कई बार से क्रीम पाउडर बनाने के प्रयोग में भी लाया जाता है और तराश कर इसमें सुंदर चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ये सारे कीमती रत्न और पत्थर हैं। इन मुद्राओं को तैयार करने का उद्देश्य मुख्यतः वाणिज्यिक था। जो मुख्यतः बड़ी संख्या में मुद्राएं बनाई जाती थी उनका काम वही होता था, व्यापार के लिए, लेन देन के लिए। ऐसा प्रतीत होता है कि ये मुद्राएं बाजूबंद के तौर पर कुछ लोगों द्वारा पहनी जाती थी, जिनमें उन व्यक्तियों को पहचान की जा सकती थी जैसे कि आजकल लोग पहचान पत्र धारण करते हैं। मतलब व्यापार के लिए तो बनाई जाती थी, साथ में कुछ मुद्राएं ऐसी बनाई जाती थी जिन पे कुछ विशेष चीज चिन्हित किए जाते थे जो लोग धारण करते थे। जैसे हमने देखा कि पीछे इमेज में दिखाया है, जो मूर्ति मिली है, धड़ मिला है, उसने बाजूबंद पहना है। ऐसे आम व्यक्ति भी कुछ बाजूबंद पहनते थे और बाजूबंद पर कुछ विशेष चिन्ह चिन्हित किए जाते थे। वो उनकी आइडेंटिटी होती थी, पहचान होती थी। जैसे आज के टाइम में आप आइडेंटिटी कार्ड यानी पहचान पत्र लेके जाते हैं, वैसे ही हो सकता है वो उनकी आइडेंटिटी के लिए बाजूबंद पहना करते हों। हड़प्पा की मानक मुद्रा 2:2 यानी 2x2 इंच की वर्गाकार पटिया थी, यानी स्क्वायर थी, ठीक है, स्क्वायर पटिया थी। और उसका रेशो क्या था, 2:2 का था। जो आमतौर पर सेल खड़ी मैंने आपको बताया एक कीमती रत्न या पत्थर होता है। तो इसका कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा की मुद्रा का रेशो क्या था। आपको दे देंगे 1:2, 2:2, 3:2। आपको एग्जैक्ट याद रखना है, एग्जैक्टली कितना, 2:2 यानी कि स्क्वायर थी, ठीक है। दूसरा, कौन सी, उसका आकार क्या है, आयताकार, त्रिभुज, वर्गा, तो ये आपको रखना है वर्गाकार यानी कि स्क्वायर थी। 3 क्वेश्चन बनेंगे कि हड़प्पा की मुद्रा का रेशो क्या था, 2:2, ठीक है, शेप क्या थी, वर्गाकार, और किस चीज से बनी हुई थी, उसमें तांबा, कांसा सब कुछ दे देंगे, नहीं, सेल खड़ी की बनी थी, ठीक है, कीमती रत्न होता है, पत्थर होता है। किसी एक मुद्रा में चित्रात्मक लिपि खुदी होती थी जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। चित्रात्मक लिपि मतलब उसमें किसी भाषा में नहीं लिखा हुआ है, चित्र बनाए गए हैं और उस चित्र से क्या लिखा गया है वो आज तक पढ़ा नहीं किया गया। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जो चित्रात्मक लिपि है उसे पढ़ा जा सका है या नहीं पढ़ा जा सका, या आपसे स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अभी तक इस पर शोध चल रहा है, रिसर्च चल रहा है, अभी तक इस चीज को पढ़ा नहीं जा सका। कुछ मुद्राएं हाथी दांत की भी पाई गई हैं। मुद्राओं के डिजाइन अनेक प्रकार के होते थे। इसके अलावा कीमती पत्थर के अलावा हाथी दांत की भी मुद्राएं हमें मिली हैं और इसमें अधिकांश में कोई जानवर जैसे कि कुबड़दार या बिना कुबड़ वाला सांड, ज्यादातर जानवरों को दिखाते थे, शेर, चीता, बाघ, ठीक है, जो ये जानवर है इनको दर्शाया जाता था। कुबड़ और बिना कुबड़ वाला सांड दिखाया गया है, हाथी, बाघ, बकरे, दैत्याकार जानवर, इस तरीके से चीजें दर्शाई जाती थी। इसके बाद बात करते हैं पशुपति मुद्रा की विशेषताएं। एक हमें ऐसी मुद्रा मिली है जिसको जो शोध करता है वो कहते हैं कि पशुपति की मुद्रा है। एक मुद्रा है, ठीक है, और उसमें बीच में एक पुरुष बैठा हुआ है, उसके चारों ओर क्या है, चारों ओर
जानवर दिखाए गए हैं और उसको पशुपति की मुद्रा कहा जाती है। अगर मैं बात करूँ पशुपति की मुद्रा की, तो जो ये इमेज दिखाई गई है फर्स्ट वन इमेज, इसे पशुपति की मुद्रा कहा जाता है और इसने कई स्थानों पर आपने देखा भी होगा इसके बारे में। ठीक है, तो इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। पशुपति की मुद्रा, केंद्र में एक मानव आकृति और उसके चारों ओर कई जानवर बने हुए हैं। ठीक है, सेंटर में एक आदमी बैठा हुआ है। इस मुद्रा को कई विद्वानों द्वारा पशुपति मुद्रा कहा जाता है। आकार क्या है? आधे से 2 इंच तक वर्ग या आयत। जैसे आपने पढ़ा कि हड़प्पा में 2x2 की, लेकिन जो पशुपति मुद्रा है इसका आपको एग्जैक्ट रेशियो याद करना है कि आधे इंच से लेकर 2 इंच तक की हो सकती है। वर्ग भी हो सकती है, आयत भी, यानी स्क्वायर भी, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। कुछ अन्य इसे किसी देवी की आकृति मानते हैं। कुछ लोग इसे देवी की आकृति भी मानते हैं। इस मुद्रा में एक मानव आकृति पालथी मारकर बैठी हुई दिखाई गई है। मानव आकृति के दाहिनी यानी कि राइट ओर एक हाथी और एक बाघ है। मतलब राइट में उनके एक हाथी है और एक बाघ है, जबकि बाईं ओर गैंडा और भैंसा है। हो सकता है कि सीधे में रखने का इन जानवरों का और उल्टे में रखने का इन जानवरों का भी कोई अर्थ हो जिसे अभी समझा नहीं गया। इन पशुओं के अलावा स्टूल के नीचे 2 बारहसिंगा हैं, मतलब पैरों के पास बारहसिंगा दिखाए गए हैं। इस तरह की मुद्राएं 2500 से 1900 ईसा पूर्व की ओर ये सिंधु घाटी के प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो से अनेक पुरास्थल पर बड़ी संख्या में मिली हैं। तो ये कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से कई जगहों पर ऐसी मिली है, जिसको हम क्या पशुपति की मुद्रा कहते हैं। समय काल आप समझ सकते हैं 2500 से 1900 ईसा पूर्व। इन मुद्राओं के अलावा तांबे की वर्गाकार आयताकार पट्टियां पाई गई हैं। पट्टियां आप समझ सकते हैं इस तरीके से चपटी हुई मुद्रा। ठीक है, मुद्राओं के अलावा तांबे की भी मिली है, जो वर्गाकार भी है, आयताकार भी है, स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों हैं, जिनमें एक और मानव आकृति और दूसरी ओर कोई अभिलेख अथवा कोई अभिलेख है। ठीक है, मतलब हो सकता है कुछ प्रिंट किया हो या फिर कुछ प्रिंट ना भी किया हो। तो जो सिंधु घाटी के लोग हैं, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, वो बिल्कुल आप कंपेयर कर सकते हैं कि उनका जो घर और सुनियोजन का तरीका था वो अच्छा था। व्यापार भी करते थे, ठीक है, खेती भी करते थे और उसके बाद वो मुद्राएं भी बनाते थे, वस्तुएं भी बनाते थे। तो वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल जीवन जीते थे। आप समझ सकते हैं कि कितनी उनकी कला भी, और कला में भी कितनी रुचि थी कि हर चीज़ में वो अपनी कला दिखाते थे। कितने कलाकार थे। मृद भांड। अब बात करते हैं मृद भांड की। अब भाई मृद भांड क्या होता है? ये होते हैं मिट्टी के बर्तन। अभी आपने टेराकोटा पढ़ा था, वो मिट्टी की मूर्तियाँ थी। अब हम बात कर रहे हैं मिट्टी के बर्तनों की। अगर आप मिट्टी के बर्तन की बात करें तो ये वर्तमान समय में भी आपने देखा होगा कि मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, कुछ लोग प्रयोग करते हैं और मिट्टी के बर्तनों में खाना भी बनाया जाता है। तो प्राचीन समय में जो वो लोग खाना बनाते थे, घर में चीज़ें रखते थे, वो ज़्यादातर जो सारे बर्तन बनाए जाते थे वो मिट्टी के ही बने होते थे। तो ये भी इनकी गतिविधि और इनकी जीवन शैली को दर्शाता है कि रोज़मर्रा की चीज़ों में ये मिट्टी से बने हुए वस्तुओं का ज़्यादा प्रयोग करते थे और शायद वो उनके लिए लाभकारी भी रहते हों। इन पुरस्थलों से बड़ी संख्या में प्राप्त मृद भांड मिट्टी के बर्तन की शक्ल, सूरत तथा उन्हें बनाने की शैलियों से हमें तत्कालिक डिज़ाइन और भिन्न भिन्न रूपों तथा विषयों का विकास का पता चलता है। इनसे हमें ये पता चलता है कि जो मृद भांड बनाते थे वो हमें अलग अलग तरह के मिले हैं, तो उनसे हमें उनकी गतिविधि, जीवन की गतिविधि पता चलती है। ठीक है, जैसे खाने पीने के बर्तन, तो वो किस तरीके का खाना खाते थे, किस तरह की चीज़ें पीते थे। ठीक है, और जो मिट्टी के और भी तरह के बर्तन मिले हैं, साजो सज्जा के डेकोरेटेड मिले हैं, उससे पता चलता है कि वो उन्हें कुछ पूजा स्थलों में या सामूहिक कार्यक्रम में प्रयोग करते थे और किस तरीके से वो कला विकसित हुई है। मतलब प्राचीन समय से लेकर उसके बाद जो सभ्यता आई और उसके बाद का समय काल आया, उसमें किस तरीके से वो विकसित हुई है, ये पूरा समझने में हमें मदद मिलती है। सिंधु घाटी में पाए गए मिट्टी के बर्तन अधिकतर कुम्हार की चाक पर बनाए जाते थे। मतलब कुम्हार का जो पूरा वो होता है जिस पर गोल गोल घुमा के बनाते हैं, चाक पर बनाए जाते थे, ना कि हाथ से बनाए जाते थे। इनमें रंगे हुए बर्तन कम और सादे बर्तन अधिक मिले हैं। अगर आप बात करें तो जो बर्तन बनाया जाता है उसका एक अपना रंग होता है। ठीक है, उसके बाद पकाने के बाद वो लाल हो जाता है और उसके बाद उस पर रंग किया जाता है। तो ज़्यादातर जो बर्तन मिले हैं वो सादे मिले हैं जिससे बनाए जाते थे, और रंगीन बर्तन मतलब उस पर अलग से पेंट किए हुए कम मिले हैं।
सादे बर्तन आमतौर पर लाल चिकनी मिट्टी के बने होते थे। वही लाल चिकनी मिट्टी के जब बनते थे तो बनने के बाद आप समझ सकते हैं उसका हल्का गेरुआ रंग होता था। इनमें से कुछ पर सुंदर लाल और स्लेटी लेप, उसके बाद लाल और स्लेटी लेप भी। तो ये पूछा जा सकता है किस रंग का लेप लगाया जाता था, तो लाल या स्लेटी लेप लगाया जाता था। ये आप कुछ बर्तन देख सकते हैं यहाँ पे दिखाए गए हैं। कुछ घुंडीदार पात्र जो घुंडियों को पंक्तियों से सजे हैं। काले रंग बर्तनों पर लाल लेप की एक सुंदर परत है जिस पर चमकीले काले रंग की ज्योमेट्रियाँ, आकृतियाँ और पशुओं के डिजाइन बने हैं। आप बनाने का देखिए कितनी अच्छी तरीके। ये घुंडीदार मतलब क्या है, जो नीचे से मुड़े होते हैं, ऊपर से मुड़े होते हैं, इसको कहा है। इनको क्या किया जाता है, काले रंगीन बर्तन, मतलब जो बर्तन बनाया वो काले रंग का है। इसके ऊपर लाल रंग का पहले पेंट किया, ठीक है, लेप लगाया, और उसके ऊपर फिर चमकीले काले रंग के, अब लाल लगा दिया, उसके ऊपर ब्लैक के ऊपर रेड चमकीले रंग की आकृतियाँ बनाई जाती थी, जैसे कि लाइन, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ज्योमेट्रियाँ, आकृतियाँ बनाई जाती थी और पशु के डिज़ाइन बनाए जाते थे। पर जो ये डिज़ाइन होते थे ये कुछ पार्ट में होते थे, पूरे पे नहीं होते थे। बहुरंगी मृदबंध बहुत कम पाए गए हैं। इनमें मुख्यतः छोटे छोटे कलर शामिल हैं, और जो बहुत सारे मल्टी कलर के अगर आप बात करें बर्तनों की तो बहुत कम पाए गए हैं जिसमें छोटे छोटे कलर शामिल हैं। शायद ये किसी कम अवसर पे या किसी कम अवसर जगहों पर पाए जाते होंगे या अमीर लोगों के पास रहते होंगे। ये बर्तन आप देख सकते हैं, इसमें छोटे छोटे छेद हैं, ठीक है। ये कलश, ये देख सकते हैं, ये सारे मिट्टी से बने हुए हैं और बहुत ही सुंदर हैं। बहुरंगी मृदभांड बहुत कम पाए जाते थे जिनमें छोटे छोटे कलर शामिल है। मैंने बताया आपको कि जो बहुरंगी हैं वो कम पाए जाते थे। हो सकता है विशेष स्थान पर या विशेष लोगों के पास उपलब्ध हों जो अमीर हुआ करते हों। उत्कीर्णित बर्तन भी बहुत कम पाए गए हैं। जो पाए गए हैं उत्कीर्णन की सजावट पेंदे पर और बलि स्तंभ की तस्करियों तक ही सीमित है, मतलब उकेरे हुए, ठीक है, जो अलग से उकेरे जाते हैं ऐसे बर्तन भी कम पाए गए हैं। और जो पाए गए हैं तो केवल जो नीचे का डिज़ाइन होता है बॉटम का, वहाँ तक ही सीमित है, वहीं पे बनाया गया है, पूरे बर्तन पर नहीं बनाया गया है। छिद्रित पार्टों में एक बड़ा छिद्र बर्तन के तल पर और छोटे छेद उनकी दीवारों पर सर्वत्र पाए गए हैं। जैसे बर्तन शायद पेय पदार्थ को छानने के लिए लाए जाते थे। मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया कि इस तरीके का बर्तन जिसके पूरे पार्ट में छेद छेद है और नीचे एक बड़ा छेद है, तो ये कहा गया है कि शायद इस तरीके के बर्तन का प्रयोग वो कुछ छानने के लिए, यानी कोई पेय पदार्थ हो या कोई पेय चीज़ हो जिसको छानने के लिए प्रयोग में लाते हों। और ये सब कुछ मिट्टी से बनाया जाता था। मतलब आप समझ सकते हैं दिन की जितनी भी चीज़ें होती हैं इस्तेमाल की, सारे बर्तन वो लोग मिट्टी के बनाते थे। घरेलू कामकाज में प्रयोग किए जाने वाले मिट्टी के बर्तन अनेक रूपों तथा आकारों में पाए गए हैं, छोटे बड़े, ठीक है, खाना बनाने के, रखने के, घर में वस्तुएं रखने के, हर तरह के शेप और साइज़ में हमें चीज़ें मिलती हैं। छोटे छोटे पात्र जो अधिकतर आधे इंच के ऊंचाई वाले होते थे, मतलब उनकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं होती थी, हाइट ज़्यादा नहीं होती थी। जैसे आप समझ सकते हैं कि आजकल होता है खाना सर्विंग का बोल होता है, इस तरीके से बनाए जाते थे। खास तौर पर इतने अधिक सुंदर होते थे कोई दर्शक इनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। जैसे आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, स्टोर खाना रख सकते हैं इसमें, किस तरीके से इसमें डिज़ाइन बनाया हुआ है, उकेरा हुआ है, और किस तरीके से इसको इतना सुंदर बनाया हुआ है। इसमें खाना पकाया भी जा सकता था और स्टोर भी किया जा सकता था। इस तरीके के बर्तन हमें अलग अलग स्थलों से बहुतायत संख्या में प्राप्त हुए हैं। आभूषण, अब भाई आपने ये देख लिया कि उनने मिट्टी की मूर्ति बना ली, पत्थर की बना ली, धातु की मूर्ति बना ली, ठीक है, वाणिज्य भी कर लिया, मुद्राएं भी बना ली। तो इसके बाद अब क्या आता है, जेवरात। अब इतना सब कुछ कर रहे हैं तो मानव है, मानव खुद को तो सजाएंगे ही, तो खुद को सजाने के लिए आभूषण भी बनाए, और आभूषण भी हमें मिलते हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और प्राचीन स्थलों से। तो आभूषण किस तरीके के बनाते थे और किन चीज़ों से बने होते थे वो देखते हैं। हड़प्पा के पुरुष और स्त्रियां अपने आप को तरह तरह के आभूषण से सजाते थे। ये गहने बहुमूल्य धातुओं, रत्नों से लेकर हड्डी, पकी हुई मिट्टी तक के बने होते थे। तो ये जो जेवरात पहनते थे वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, दोनों ही पहनते थे। और वो अलग अलग तरह के रत्न, जैसे मैंने अभी बताया था आपको सेल खड़ी, ठीक है, तो अलग अलग तरह के ये पत्थर होते हैं जो कीमती रत्न होते हैं, इनसे बनाए जाते थे, हड्डी से, मिट्टी से, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों से बनाए जाते थे जिन्हें वो लोग धारण करते थे। गले के हार, फीते, बाजूबंद तो अभी हमने पढ़ा कि वो आइडेंटिटी के तौर पर भी पहना करते थे। अंगूठियां आमतौर पर पुरुष और स्त्रियां दोनों द्वारा समान रूप से पहनी जाती थी, ठीक है। तो गले में हार पहनना, बाजूबंद पहनना, अंगूठियां या स्त्री पुरुष दोनों पहनते थे। जबकि करधनी,
बूंदे बूंदे यानी कर्णफूल, यानी कानों में कर्णफूल जो पहनते हैं, और पैरों के कड़े या फिर जिसको आप पायल कहते हैं पैजनियाँ, स्त्रियां पहनती थी। कमरधनी और पैजनियाँ ये स्त्रियां पहनती थी, जो आज भी स्वाभाविक है। लेकिन बाकी जेवरात जो हैं वो पुरुषों ने पहनना बंद कर दिए हैं, इसलिए स्त्रियों के पास संख्या बढ़ गई है। मोहनजोदड़ो और लोथल से ढेरों गहने मिले हैं, जिनमें सोना और मूल्यवान नगों के हार, ठीक है, सोना चांदी, मूल्यवान नगों के हार, तांबे के कड़े, मनके, ठीक है, सोने और कुंडल के बूंदे, शीर्ष आभूषण, लटकने तथा बटने और सेलखड़ी के मन के बहुमूल्य रत्न शामिल हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनसे बनाया जाता है। सेलखड़ी काफ़ी ही कीमती होता है, तो इससे पत्थर मूर्तियाँ भी बनाई गई हैं सेलखड़ी से, और सेलखड़ी से गहने भी बनाए गए हैं, ठीक है। इन अलग अलग तरह के रत्नों से बनाए गए थे। पर अभी क्या हो गया है कि अभी हम जो रत्न आभूषण पहनते हैं वो केवल सोने चांदी और ब्रॉन्ज इन सब के पहनते हैं, पुरुषों ने पहनना बंद कर दिया है, ठीक है। वैसे पुरुषों ने पहनना बंद कर दिया तो महिलाओं का हक ज़्यादा बढ़ गया है। हरियाणा के फरमाना पुरा स्थल पर एक कब्रिस्तान पाया गया है, जहां शवों को गहनों के साथ दफनाया गया है। और ऐसा अगर आप देखेंगे तो भीमबेटका और भोपाल में भी कुछ स्थल पाए गए हैं, ठीक है, और भी जगहों पर पाए गए हैं जहां पे जो दफनाया जाता था, शवों को दफनाया जाता था, उनको भी गहनों के साथ दफनाया जाता था। मतलब मरने के बाद भी वो कितने अमीर हैं या गरीब, उनकी कवर से पता चलता था, और वहाँ पे गहनों के साथ उन्हें दफनाया जाता था। कुछ कवर में तो ऐसा भी मिलता है कि जहाँ पे मटका रखा है, बहुत सारा खाने पीने का सामान और गहने रखे हैं, और कुछ कवर ऐसे मिलती हैं जिसमें कम गहने रखे हैं। इसका मतलब ये होता है ये उनकी स्थिति को दर्शाता था, मतलब मरने के बाद भी आप गहने लेकर जाइए। चन्हू और लोथल में पाई गई कार्यशालाओं से पता चलता है कि मनके बनाने का काफ़ी उद्योग विकसित था। मतलब जो ये गहने बनाने का और मनके बनाने का, मालाएं बनाने का था, ये बहुत ज़्यादा विकसित था उस समय, और इसके कार्य फैक्ट्रियाँ जैसे आप कह सकते हैं, ऐसे स्थल भी पाए गए हैं जहाँ पे बनाए जाते थे। ये आप देख सकते हैं कि तरह तरह के हार, अंगूठियाँ, ठीक है, और ये जो है बाजूबंद, इस तरीके से चीज़ें बनाई जाती थी, और ये सारे गहने स्त्री पुरुष दोनों पहना करते थे, और पत्थर और रत्न हर तरीके के ये होते थे। मन के कनीलियन, जमुनिया, सूर्यकांत, स्टफटिक, कांचमड़ी, सैलखड़ी, फिरोज़ा, लाजवंत आदि के बने होते थे। तो ये अलग अलग तरह के पत्थर और रत्न हैं जिनके बने होते थे। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, इनका नाम दे दिया, जमुनिया, सूर्यकांत, स्टफटिक, ये क्या है, किसके प्रकार हैं, तो आप बता सकते हैं रत्नों के प्रकार हैं, और इनसे गहने बने हुए हमें सिंधु घाटी में मिले हैं। इसके अलावा तांबा, कांसा, सोने, तो तांबा, कांसा, सोने, इसकी धातुओं के बने हुए, पकी मिट्टी से बने हुए, ये सारे भी और भी पाए गए हैं, ठीक है। तो मिट्टी के, सोने के, कांसे तो याद रहते हैं, पर आपको ये याद नहीं रखता तो कनीलियन, जमुनिया, सूर्यकांत, ये भी आपको याद रखना है। मन के तरह तरह के रूप और आकार के होते थे, जैसे तस्तरी नुमा, बेलना आकार, गोर, तस्तरी नुमा, ठीक है, बेलन आकार, जैसे कि आप देखते हैं सिलेंड्रिकल, ठीक है, सिलेंड्रिकल, ढोलक आकार, आगे पीछे से बंद, इस अलग अलग तरीके के शेप में मिले हैं। सिंधु घाटी के घरों में बड़ी संख्या में तकवे और तकवे चक्रियाँ मिली हैं, जिससे पता चलता है कि उन दिनों कपास और उनकी कटाई होती थी। मतलब खेती भी करते थे और कपास और कपास की कटाई करते थे, ये भी हमें पता चलता है उनकी जीवन शैली के बारे में। मतलब वो कृषि भी करते थे। ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं, ये सारे जो गहने, खान पान, बर्तन, इन वस्तुओं से हम उनकी पूरी जीवन शैली को और क्या चीज़ें हैं उसको समझ पाते हैं। यहाँ पे हमारा सिंधु घाटी की कलाएं चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम मौर्य कालीन का पढ़ेंगे कि मौर्य काल में क्या क्या चीज़ें विकसित हुई और क्या क्या कलाएं थी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए थैंक यू सो मच।